ठीक है में दोस्तों 8th क्वेश्चन में पहला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड, पहले 8th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो हमको बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो लिखना ही लिखना है, इक्वेशन बना के लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बेसिकली छुपा है। तो चलिए बनाते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन किया है। तो मुझे नहीं मालूम कि पोटेशियम ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके अंदर पोटेशियम शामिल है और इसके अंदर ब्रोमीन शामिल है दोस्तों। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी चार्ट जो है आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख के लर्न कर लीजिएगा। तो ये क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। ठीक है दोस्तों, तो पोटेशियम ब्रोमाइड आपका तैयार है। साथ ही साथ बेरियम आयोडाइड। अब अगेन मेरे को बेरियम आयोडाइड नहीं मालूम, तो मैं भी इसका फॉर्मूला बना लूंगा। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BaI2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं दोस्तों, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki आएगा, आप बना के देख लीजिए, क्योंकि पोटेशियम का भी 1 होता है और आयोडीन का भी 1 होता है, आपस में करोगे तो Ki ही आएगा। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड का देखिए, बेरियम का वैलेंसी 2 होता है, ब्रोमीन का वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, BaBr2 दोस्तों। तो ये आप हमारे पास आ गया बेरियम ब्रोमाइड। तो बेरियम ब्रोमाइड आ गया, ये आ गया। अब इसको जरा बैलेंस करके देखते हैं कि क्या कुछ है इसकी बैलेंसिंग, फिर बताएंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर टाइप ऑफ रिएक्शन तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा। देखिए ब्रोमीन इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया। तो टेक्निकली ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, और बैलेंसिंग जरा देख लेते हैं। बैलेंसिंग देखिए, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 1 है, आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो काम करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं 2 लगाऊंगा पोटेशियम बिगड़ जाएगा, तो यहाँ पे पोटेशियम को भी 2 दे देता हूँ, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड को भी 2 दे देता हूँ। तो पोटेशियम का भी 2 हो गया, ब्रोमीन का 2 हो गया, ब्रोमीन का 2 है यहाँ पे, पोटेशियम का 2 हो गया। ठीक है, आयोडीन का भी 2 हो गया। हाँ, अब ये बैलेंस हो गया दोस्तों। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस भी हो गई और साथ ही साथ आप लोगों ने बता दिया किस टाइप का ये इक्वेशन भी है। चलिए लगे हाथ, सेकंड पार्ट देखते हैं। जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है दोस्तों जिंक का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का भी वैलेंसी 2। तो ये आपस में कट कुट के क्या निकलेंगे, आपस में कैंसिल आउट करके क्या देंगे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ये रहा दोस्तों आपका जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन जब हुआ, सॉरी यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली, जिंक कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन करके किसमें, जिंक ऑक्साइड में प्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस किया गया है। मान लीजिए अगर आपको जिंक ऑक्साइड का भी फॉर्मूला नहीं मालूम तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कैंसिल आउट होगा तो ZnO बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियसली जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक सब्सटेंस 2 अलग अलग सब्सटेंस में टूटकर और डीकम्पोज होकर प्रोड्यूस किया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ढंग से लिख देता हूं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया दोस्तों ये। ठीक है, और इसको बैलेंस करते हैं। देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है और जिंक 1 है। हाँ, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए लगे हाथ, हम सी पार्ट देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जैसे कि आप लोगों को मालूम है गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, डाइएटोमिसिटी शो करता है। आपस में कंबाइन करा के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बेसिकली क्या है, सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। ये आपका कॉम्बिनेशन टाइप का
कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन है ये। क्यों है कॉम्बिनेशन टाइप का? क्योंकि इसमें दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाया। तो देखा आप लोगों ने कि डीकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है ना, दो सब्सटेंस में कन्वर्ट, जबकि दो सब्सटेंस जब एक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये जो दोनों है ना, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन, आप कह सकते हो कि बाय नेचर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस भी करना है। खैर, तो H का 2 है, Cl का 2 है, यहाँ पे दोनों के पास एक एक है तो यहाँ 2 लगा दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा दोस्तों, मेरा जो सो कॉल्ड जो बैलेंसिंग है वो हो जाएगी। अब जरा हम लोग फोर्थ पार्ट को जरा सॉल्व करके देखते हैं। क्या बोला है दोस्तों? मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। चलिए, मैग्नीशियम Mg होती है, चूंकि एक मेटल है तो मोनो एटोमिसिटी शो करती है, जैसे कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बचपन से आप लोगों को लर्न होगा, नहीं है तो लर्न कर लीजिए। खैर, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ये बनाएगा MgCl2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो H2। अब मुझे MgCl2 कैसे पता चला? अगेन आप लोग फॉर्म करके देख लीजिए। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MgCl2 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बैलेंस करते हैं। अच्छा, ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहां से मैग्नीशियम में लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों होगा दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्योंकि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को किक आउट करके निकाल दिया है अपने प्लेस से, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, तो 2 डाल दीजिए, तो हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 है, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये बेसिकली कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए, इस टाइप के तो बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जरा जंप मारते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? गिव एग्जांपल्स। तो हमको इसमें एग्जांपल्स देने हैं। एक्सोथर्मिक दोस्तों, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हमको एग्जांपल्स देकर पहले तो हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे कि एग्जैक्टली एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं, पहले उसको डिफाइन करते हैं और फिर इसके ऊपर एक एक एग्जांपल देंगे दोस्तों। चलिए, अच्छी तरीके से आई गेस क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इसको हम लोग सेट कर लेने दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 8th अभी हम लोगों ने देख लिया, अब 9th देख रहे हैं कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? गिव एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सोथर्मिक THERMIC, एक्सोथर्मिक नाम में अर्थ छुपा है दोस्तों। एक्सो मतलब बाहर प्रोड्यूस करेगा, बाहर निकालेगा। तो बेसिकली द रिएक्शन इन विच हीट, ये हीट का साइन होता है दोस्तों, डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्रायंगल शेप में। हीट जो होती है जिसके अंदर प्रोड्यूस होती है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। फॉर इंस्टेंस आप मान लीजिए जैसे सोडियम का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वैसे ही कार्बन का अगर आप जलाएंगे तो जैसे वो जलनी शुरू हो जाएगी, एक बार अगर इग्नाइट हो जाएगी तो उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहेगी, साथ ही साथ बहुत सारा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ऐसे करके आप कई सारे रिएक्शंस आप दे सकते हैं दोस्तों। अब आ जाइए इधर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है? THERMIC। एंडोथर्मिक का क्या मतलब है दोस्तों? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमें हीट को सप्लाई करनी पड़ती है, हमें हीट को सप्लाई करनी पड़ती ताकि थ्रू आउट रिएक्शन हो। जब आप हीट देना बंद कर देंगे तब वो रिएक्शन रुक जाएगी वहां पे। दैट मीन्स दोज रिएक्शन विच एक्चुअली नीड हीट सप्लाई इन ऑर्डर टू कैरी आउट, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मान लीजिए दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट है। वैसे मजे की बात बताते हैं,
ऑलमोस्ट कई सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आप एंडोथर्मिक में दे सकते हैं, उन्हीं में से एक मैं दे रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप हीट करेंगे जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसको ना आप घर पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे मार्बल व्हाइट कलर के जो मार्बल चिप्स होते हैं ना, मार्बल चिप्स, उसको आप लीजिए और टॉर्च से आप उसको हीट कीजिए। वो बैटरी टॉर्च नहीं दोस्तों, गैस टॉर्च, गैस टॉर्च से आप उसको हीट कीजिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल चिप्स हैं, जो कि काफी सख्त होते हैं, वो अल्टीमेटली एक व्हाइटिश कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पाउडर होगा दोस्तों वो कैल्शियम ऑक्साइड का होगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल कि आप टॉर्च से बहुत सारा हीट जब आप प्रोड्यूस करते हैं, जब आप सप्लाई करते हैं, तब ये डिकम्पोजिशन हो पाती है। ऐसे करके आप बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आप एग्जांपल दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नाम में ही अर्थ है बेटा, एक्सोथर्मिक जो होता है बेसिकली, एक्सोथर्मिक जो होता है वो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो, अभी भी बताया ना, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट प्रोड्यूस हो। अगर मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन का, अगर दोस्तों मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन का रिएक्शन दिखाऊं, से इसमें शुगर का बेसिकली शुगर का डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, C6 ग्लूकोज का रादर C6H12O6 है। जब आप इसको ऑक्सीजन देते हैं और जब ये रिएक्शन जब हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कुछ वाटर, एक सेकेंड मेरा पेन, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर वेपर के रूप में बेसिकली, और बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होती है। तो ये देखिए एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। बाय द वे एटीपी केमिकल स्टोर्ड हीट है या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है जो कि फर्दर आगे चल के हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से हम जो ये पूरा जो रिएक्शन है ना दोस्तों, ये पूरा रिएक्शन जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन है दोस्तों, ये आपका रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, आई मीन इक्वेशन है रादर। इस वजह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं ज्यादा कंफ्यूजन के लिए ना सही, इसके अंदर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जो कि ग्लूकोज है, इसका डीकम्पोजिशन होता है फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इसके दौरान दोस्तों आपकी हीट एनर्जी या एटीपी केमिकल एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से हम लोग रेस्पिरेशन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 10th क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो लेट मी सेट माय 11th क्वेश्चन ओवर हियर। आइए 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन called the opposite of combination reaction, write equations for these reactions। तो हमको बताना है, ये शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, फिर से बता देता हूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेसिकली पूछा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट क्यों कहलाता है कॉम्बिनेशन के, क्योंकि दोस्तों दोनों में एक दूसरे का अपोजिट हो रहा होता है। देखिए कैसे, डीकम्पोजिशन में दोस्तों क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है, मान लीजिए AB, और इसको जब हम रिएक्ट करते हैं या जब इसको डीकम्पोज करते हैं तो ये दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाते हैं। दोनों का एग्जांपल दे दी, इसको इंग्लिश में आप लोग लिख दीजिएगा कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच अ सब्सटेंस डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऑलराइट, so that is the decomposition, whereas in the case of the combination substances, whereas in the case of the combination reaction, two or more than two substances combine together to form one substance. That is why
decomposition combination are known to be the opposite of each other, or they have been called as opposite of each other. ठीक है, दोनों का एग्जांपल दे देते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन यही निपट जाएगा. देखिए अब कहां पे बताऊं, चलिए यहां पे बता देता हूं. एक ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन ले लीजिए. कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट प्रोड्यूस करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा. ठीक है दोस्तों, तो ये आप उठा के डाल सकते हैं आराम से. देखिए एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों. ठीक वैसे ही अगर आप मान लीजिए डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का दे रहे हैं, तो मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जैसे ही आपने कंबाइन कराया बर्न करा के, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे दो सब्सटेंसेस एक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ. बस इसी चीज को आपको इंग्लिश में लिखकर वहां पे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं दोस्तों. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. और भी दे सकते हैं. ये देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2O. तो जानते हैं इसको कैसे हम लोग शो करते हैं. ऐसे शो करते हैं कि ये इसमें भी शो किया जा सकता है और ये इसमें भी शो किया जा सकता है. देख रहे हैं, इसको बोल देते हैं रिवर्सिबल टाइप, कि मतलब ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है जी और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है. तो ऐसे हम लोग शो करते हैं रिवर्सिबिलिटी का. तो देख ही सकते हैं आप किस प्रकार से कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा. खैर ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो. अब आगे बढ़ते हैं. आगे हमने 11th क्वेश्चन कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन. राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिंग. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वगैरह में अक्सर पूछा जाता है. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफी लोग एग्जामिनर पसंद करता है इसको. चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को. इसके लिए मैं एक नया ले लेता हूं एंड लेट मी कट. तो हमारे पास क्या है, आइए दोस्तों जरा क्वेश्चन को नीचे कर देते हैं. चलिए ये रहा क्वेश्चन 12. राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन. अब हमको क्या क्या करना है दोस्तों, हमको डिकम्पोजिशन का एक रिएक्शन लिख के दिखाना है जो कि हीट से भी हो, लाइट से भी हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो. डिकम्पोजिशन तीनों फॉर्म ऑफ एनर्जी से यहाँ पे पूछा गया है, इन तीन फॉर्म ऑफ. तो ये डिकम्पोजिशन, ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो सबसे पहले हीट का देख लेते हैं. ये तो बहुत बार आप लोग देख चुके, कई बार मैंने इस्तेमाल भी कर लिया. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट जब देंगे आप, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. दिस इज O. ओके, वैसे ही आप ले लीजिए. अगला किसका बोला है, लाइट का बना दीजिए दोस्तों. सब आपके बुक्स में भी गिवन है. सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं. चलिए सिल्वर मतलब डिकम्पोज करते हैं. सिल्वर क्लोराइड AgCl को जैसे ही आप लाइट देंगे दोस्तों, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में ये रिलीज हो जाता है. और उसके बाद तीसरा क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का देखिए बहुत ही सिंपल है. पानी के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को मूव करते हैं तो आपका डिकम्पोजिशन हो जाता है. वाटर का डिकम्पोजिशन आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाता है. अक्सर इसमें हम डीसी करंट को हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट करंट को, विद सम इम्प्योरिटीज इन इट. अगर इम्प्योरिटीज नहीं होगा तो ये ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा दोस्तों. तो वाटर के अंदर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज डाल के तभी कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी. अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं करेगा तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है. चलिए, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reactions.
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग बता दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस another substance from its compound state। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूं, मान लीजिए A है और CD के साथ रिएक्शन हुआ, तो ये जो A है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है दोस्तों। ये जो A है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है आपके CD में C के मुकाबले। ठीक है, मान लो दोनों ये मेटल ही हैं, ठीक है, लेकिन ये A हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू C। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या हो जाएगा, ये AD बना देगा, प्लस जो C है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है यूजुअली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ रिएक्शन इन विच अ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड स्टेट। ठीक है, एंड टेक इट्स प्लेस and make the other substance precipitate usually। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट है दोस्तों। ऐसे कई सारे रिएक्शंस आपके बुक के अंदर है, उनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट है दोस्तों, इसका रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ कराऊं तो मेरे पास जो प्रोड्यूस आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेने दीजिए, हाँ, जो मेरे पास प्रोड्यूस या प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा, ये देखिए, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर इसमें से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, और कॉपर की जगह पे जिंक आ गया, तो दोनों की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन रिएक्टिविटी जो है ना, रिएक्टिविटी आपका जिंक का हाई होता है एज कंपेयर टू कॉपर। एज फार एज द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसर्न, आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे और लर्न भी करेंगे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए आप जानकारी रख लीजिए कि रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी का माजरा था। जो ज्यादा रिएक्टिव है, इन शॉर्ट जो ज्यादा शक्तिशाली है, रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्शंस में हम शक्तिशाली को कह सकते हैं। ये एक बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है, बात को समझिए, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जस्ट टू अंडरस्टैंड इट हम इस बात को समझ सकते हैं इस प्रकार से कि जिंक ज्यादा शक्तिशाली है कॉपर से एज फार एज रिएक्टिविटी इज कंसर्न। ठीक है, चलिए, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे ही आप आ जाइए, अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो देखते हैं दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट में कैसा होता है। इसी को जरा इसमें मैं एक और ले लेता हूं, हाँ जी, एक्सीलेंट, इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे में क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को अगर मेरे को दिखाना है, समझाना है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास AB है और इसका रिएक्शन मैं XY के साथ कर रहा हूं, तो क्या हुआ, ये इसकी जगह पे आ गया और ये इसकी जगह पे आ गया, तो बेसिकली क्या बन गया ये दोस्तों, ये बन गया आपका AY प्लस XB। ठीक है, तो इसको बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन दोस्तों। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड exchanges their places. One of the atom of the first substance exchanges with the one of the atom in the second substance, and similarly the second substance atom take place the first substance atom। ऐसे करके आप इंग्लिश में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको आप एक नोटेशन के रूप में आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। टीचर समझ जाएगा कि आपको मालूम है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है दोस्तों। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। और मान लीजिए दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन के लिए से सोडियम सल्फेट है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, ये लीजिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए सल्फेट SO4 का ब्रैकेट में डालिए, पहले SO4 की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम की वैलेंसी 1 होती है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaCl2 बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे।
ठीक है, अब इसको मैंने करके नहीं दिखाया, इफ यू वांट यू कैन डू इट योरसेल्फ ओनली, इट्स अ डायरेक्ट स्ट्रेट अवे थिंग। तो जैसे ये क्या होगा दोस्तों, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। देखिए तो क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोराइड बनेगा और ये बेरियम सल्फेट बनेगा। तो देखिए सोडियम का भी 1 होता है, ये एकदम सही है, और इनका 2 होता था, इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, इट्स अ गुड हैबिट, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो ये चीज आपका बन गया डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब जरा हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वो हमने लिख दिया। आइए दोस्तों अब हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्ड अ डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। देखिए दोस्तों हमारे पास 14th क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्योंकि सिल्वर भी 1 वैलेंसी शो करता है, नाइट्रेट भी आपका 1 वैलेंसी शो करता है, तो AgNO3 इज द फॉर्मूला फॉर सिल्वर नाइट्रेट। इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर के साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ ही करा रहे हैं ना दोस्तों, कॉपर के साथ करा रहे हैं और फिर रिएक्शन लिखते हैं। चलिए तो ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है दोस्तों, हियर कम्स द कॉपर नाइट्रेट, कॉपर की वैलेंसी 2 थी, इसकी 1 थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे NO3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा दोस्तों, प्लस आपका सिल्वर प्रेसिपिटेट कर जाता है और यहाँ पे सिल्वर, प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिएक्शंस आर बीइंग carried out in order to produce the pure silver। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving example। इसी रिएक्शन को आप दिखा सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन एक्चुअल में हुआ है, इस वजह से दिखा सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच substance, after the reaction carried out, the substance seems to be falling and settling down. It seems to be settled down, और वो सेटल होते हुए नजर आ रहे होते हैं in the test tube or where we are performing the reaction। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका, इसी रिएक्शन में ही समझा देता हूं मैं। मान लीजिए ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, उसके अंदर जब आप कॉपर को डिप करते हैं और रिएक्शन को होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं? आप लोग देखते हैं कि उसमें एक चमकीली सब्सटेंस ऐसा गिरता हुआ, बारिश की तरह गिरता हुआ और उसके बेस तक आके इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। इसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो और आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे। एक बार इंग्लिश में मैं आंसर कर देता हूं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच during the reaction in which a substance seems to be falling and settling down at the bottom of the container। ठीक है, और साथ में ये वाला रिएक्शन उठा के लिख दीजिएगा, तो आपका 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन को देखते हैं। 15th इसी में मैंने इंक्लूड करा दिया अच्छी तरह समझा के। 16th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन with two examples each। हमको इसमें 2 एग्जांपल्स के साथ हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको बताना है दोस्तों। तो आइए जरा देखते हैं, दो रिएक्शन भी देखकर कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं और रिएक्शन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेने दीजिए। ओके, तो 16th का दोस्तों ऑक्सीडेशन, जैसे कि मैंने पहले भी कई क्वेश्चनों में डिस्कस कर चुका हूं मैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन एडअप और दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एडअप और दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन रिमूव। अगर हाइड्रोजन या तो निकल जाए या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, इसको माइनस बोल दो, इसको प्लस बोल दो।
एक ऐसे रिएक्शन के अंदर जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसी का ऑपोजिट दोस्तों, इसी का ऑपोजिट रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन माइनस हो रहा होता है और हाइड्रोजन या प्लस हो रहा था। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए तो रिडक्शन कहलाएगा, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। आई होप आप लोगों को मालूम चल गया हो। अब इसके एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ये देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया दोस्तों। ठीक है, किसी भी मेटल का दे दो, मेटल, ये रहा मेटल ऑक्साइड बना दिया दोस्तों, है कि नहीं। ये सब ऑक्सीडेशन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। वैसे ही इन्होंने हमसे सिर्फ ऑक्सीजन के माध्यम से पूछा है, तो वही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। वैसे ही दोस्तों अगर आप लोग मान लीजिए कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जो है, आपके रिएक्शन ऐसे कराया जाए जिसमें से हमारे ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीजन वहां से निकल जाए और हमको क्या मिले, हमको उसमें मिले जो बस ऑक्सीजन का रिमूवल मिले और कोई भी चीज आके उसमें से जुड़ी हुई हो, देखते हैं ऑक्सीजन का रिमूवल। और मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, ये तो आपका ऑक्सीडेशन का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों। अब जरा रिडक्शन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लीजिए कॉपर का रिएक्शन मैं हाइड्रोजन गैस के साथ करा दूं तो मेरे पास वाटर बन जाएगा और कॉपर बच जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने देखा यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया कि नहीं हो गया कॉपर से। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड में से दोस्तों ऑक्सीजन निकल के सिर्फ कॉपर तक रह गया, है ना, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, REMOVE रिमूव हो गया, सो कॉल्ड माइनस हो गया। तो ये आपका रिडक्शन हो सकता है। एक और एग्जांपल लेके जरा देख लेते हैं, कोई और मेटल ले लीजिए, चलिए, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मैग्नीशियम के साथ अगर मैं करूं तो क्या होगा, दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, और जिंक बच जाएगा, इसको चेंबर में करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, ठीक है, और जिंक बच जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, यहां से ये देखिए फिर से जिंक ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन निकल गया, है कि नहीं, निकल गया ना ऑक्सीजन, सो कॉल्ड रिमूव हो गया, माइनस हो गया। तो इस और किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से ये दोनों एग्जांपल आप रिडक्शन के रूप में दे सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लेट मी रिमूव दिस। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है। वन सेकेंड, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर becomes black in color. Name X and black colored compound. देखिए दोस्तों, शाइनी ब्राउन कलर मेटल जो होता है, अक्सर ये मेटल ही है, मेटल को ही ये बात कर रहे हैं। शाइनी है ना, तो ऑब्वियसली मेटल होगा, ठीक है। ब्राउन कलर का तो बेसिकली कॉपर आप ले सकते हैं। कॉपर का रिएक्शन ये लोग ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं दोस्तों, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग रिएक्शन को उठा के दे देंगे और ये जो है आपका एक्स सब्सटेंस है, दिस इज योर कॉपर, ठीक है दोस्तों। और ये जो ब्लैक सब्सटेंस निकला, ये बना आपका दोस्तों कॉपर ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बना। आई गेस 17th क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब अगला देखिए, why do we apply paint on iron articles? बेसिकली 2 या 3 रीजनों की वजह से। सबसे पहला रीजन, हम पेंट क्यों करते हैं आर्टिकल्स को, सामान को क्यों हम पेंट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उसको रस्टिंग वगैरह से बचाना चाहते हैं। दूसरा, टू लुक ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली। तीसरा, आप बता सकते हैं उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, खैर वो कोरोजन में ही आ जाएगा, तो मेन इसका आंसर कोरोजन है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, टू लुक ब्यूटीफुल, टू एक्सटेंड इट्स लाइफ, ठीक है। ऐसे चीजें आप उठा के लिख सकते हैं। अगला ये, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई?
स्पॉइलिंग से बचाने के लिए दोस्तों, रैंसिडिटी से बचाने के लिए, क्योंकि जो भी आपका फूड होता है उसको अगर हम एयर टाइट अगर हम उसको बंद कर दें ना, एयर टाइट उसको क्लोज कर दे, फिर भी उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अक्सर ज्यादा मिलेगी, काफी हद तक मिलेगी, और वो ऑक्सीजन आपके फैट्स एंड वनस्पति एंड बाकी चीजों के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करके उसको रैंसिड बना देगी, ठीक है, उसको खराब कर देगी, स्पॉइल कर देगी। इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यूजुअली वैक्यूम क्रिएट करके उसके अंदर फिर नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन से उसको फ्लश कर दिया जाता है तो वो रिएक्ट नहीं करता। नाइट्रोजन बाय द वे इज वन ऑफ द वेरी स्टेबल गैस, इट हार्डली रिएक्ट्स विद एनीथिंग। यहां तक कि हमारे पास जो लमसम 71% जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है ना दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर को स्टेबल रखने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो क्या पता कहां कहां क्या क्या रिएक्शंस हो रही होती। तो नेचर में बहुत शिद्दत से दोस्तों हमारे अर्थ को ऐसे बनाई है जैसे अभी नजर आता है, लेकिन हम लोग पोल्यूशन से उसको खराब करते जा रहे हैं। खैर वो दूसरा मुद्दा है। तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड जो होता है उससे हम नाइट्रोजन से फ्लश करके क्यों उसको एयरटाइट पैक करते हैं, ताकि उसको रेंसिडिटी और स्पॉइलिंग से बचा सकें, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक सेकेंड है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेने दीजिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ वन एग्जाम्पल ईच, ठीक है। कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस, natural phenomena in which a metal loses its integrity layer by layer. Usually corrosion is a slow process, it's a natural slow process by which a particular metal loses its integrity layer by layer. हिंदी में समझिए, कोई भी ये एक बेसिकली प्राकृतिक स्लो प्रोसेस है जिसके तहत जो मेटल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो लेयर बाय लेयर अपनी अस्तित्व को, अपने इंटीग्रिटी को लूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये मेरा पेन है और ये अगर पूरा प्योर मेटल से बना है, मान लीजिए आयरन से बना है, तो कई महीनों दर महीने ये जंग लगते धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गल सा जाएगा, खत्म से हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं लूजिंग इट्स इंटीग्रिटी। तो वो कोरोजन की वजह से मेटल्स वगैरह जो होते हैं वो अपने इंटीग्रिटी को लूज कर लेते हैं, तो दैट इज कोरोजन। एक एग्जांपल के रूप में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा दोस्तों, कि एक एग्जांपल के रूप से एक रिएक्शन के एग्जांपल आयरन का ही ले लेते हैं। बाय द वे अगर मैं आयरन का ले रहा हूं, देखिए आयरन का रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन गैस के साथ कराता हूं, मॉइस्चर में होने, ह्यूमिडिटी बोलो या मॉइस्चर बोलो, MOISTURE, मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर मैं ये रिएक्शंस को कराता हूं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, कितने भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एन मींस एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब ये रिएक्शन होगा दोस्तों, तो जो हमारे पास जो बनेगा Fa2O3.NH2। एन मतलब यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस कंडीशन में और कैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन या ये कोरोजन हुआ है, ठीक है। कई सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है एन, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे 10H2O 10 मॉलिक्यूल्स तक इसमें अटैच हो जाता है, ये केमिकली अटैच्ड होता है दोस्तों। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसी को कहते हैं दोस्तों रस्ट। एक सेकेंड ना, इसी को कहते हैं दोस्तों रस्ट आपका जंग जो है, ठीक है। तो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट आंसर। लेट्स सी रेंसिडिटी दोस्तों। अब रेंसिडिटी के बारे में अगर हम आपको बताएं एग्जांपल के रूप में, तो रेंसिडिटी इज बेसिकली स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना को खराब होना। बेसिकली क्या होता है, ऑयली फूड्स होते हैं, फैटी फूड्स होते हैं, उसके अंदर अगर काफी देर तक अगर हम छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है, उन फूड की केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाती है और फूड रैंसिड हो जाता है, या फूड जो है दोस्तों क्या हो जाता है, सो कॉल्ड स्पॉइल हो जाता है। तो इन सब चीजों को
बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिकलिंग करते हैं, पिकलिंग हम लोग करते हैं, अचार वगैरह डालते हैं, साथ ही साथ हम लोग नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, एयर टाइट कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है, पिकलिंग किया जाता है, ब्राइन वगैरह में रखा जाता है। ब्राइन बेसिकली आपका सॉल्ट सोल्यूशन, एक्सक्यूज मी, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं, तो उसमें स्टोर किया जाता है। कई सारे ऐसे मेथड्स हैं दोस्तों जिससे हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। फ्रीज किया जाता है, इनफैक्ट फ्रीज कर देते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन जल्दी उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है, या प्रोसेस जो है निहायती स्लो हो जाता है तो जल्दी खराब नहीं होता, इसीलिए तो कहते हैं फ्रिज में रख दो नहीं तो खाना खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ा मतलब हल्का सा गर्मी अगर बढ़ी रहेगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, फूड जल्दी खराब हो जाएगा, इसलिए हम रेफ्रिजरेशन या फ्रिज वगैरह में हम चीजों को, या रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हम लोग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई गेस वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एनसीईआरटी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चनों को दोबारा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो भी आप लोगों को डाउट हो या कोई भी चीज आप एडिशनल चाहते हैं मेरे वीडियो के अंदर, उसको आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग मेंशन करें, मैं उस चीज को इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड इस वीडियो के एंड में अभी आप लोगों के सामने आएगा पूरी स्क्रीन पे जो वैलेंसी के जो चार्ट्स हैं और जो क्या कहते हैं, जो आपके रेडिकल्स सो कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस के जो फॉर्मूले विद देयर रिस्पेक्टिव वैलेंसीज जो हैं वो भी आपके समक्ष अभी आएगा, तो उसको भी इंपॉर्टेंट समझकर उसको लर्न कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसके बगैर कोई भी रिएक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड मैं ये भी होप करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल होगा।